वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले ये समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, फिर उसके पीछे की उसकी पूरी थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अपने। और उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन, द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका मतलब क्या है कि हम अगर मैग्नेटिक इफेक्ट की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं तो वो बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेट। इंडक्शन मीन्स इंट्रोड्यूस होना, इंड्यूस मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इस सबसे पहले इसका कंसेप्ट आया कहाँ से होगा। हमें पता है कि ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा था कि करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। वी नो दैट, या वी नो फ्रॉम ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट दैट ए करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? शुड द रिवर्स बी नॉट ट्रू? क्या उसका जो रिवर्स है वो ट्रू नहीं होना चाहिए? क्या वो सच नहीं होना चाहिए? मीन्स ए मैग्नेट बी यूज टू प्रोड्यूस करंट। तो इसी सब कंसेप्ट की वजह से माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इस वर्क की ओर, इस कंसेप्ट की ओर काम करना शुरू किया। माइकल फैराडे बिगेन टू वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम इन 1825। 1825 में माइकल फैराडे ने इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम पर काम करना शुरू किया। और 6 साल के बाद, आफ्टर 6 ईयर ऑफ हार्ड लेबर, ऑन 17 अक्टूबर 1831 ही गेव हिज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया, यानी कि जो भी उन्होंने वर्क किया उसे एज ए एक्सपेरिमेंट दिया। तो हमारा मेन टारगेट क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर? हमारा मेन टारगेट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर माइकल फैराडेज के एक्सपेरिमेंट को स्टडी करना। तो क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट है तो इसके लिए एक सेटअप होगा, कुछ वर्किंग होगी, कुछ कंक्लूजन होगा, कुछ एक्सप्लेनेशन होगी, ये सारी है। थ्योरी वाइज थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, लेकिन समझने के बाद आपको ये टॉपिक बहुत छोटा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं माइकल फैराडे एक्सपेरिमेंट। तो माइकल फैराडे एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि उसने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली उसका सेटअप क्या था। तो उसका सेटअप था एक कॉइल विद गैल्वेनोमीटर और एक मैग्नेट, ठीक है। ये भी हम देखेंगे बाद में, लेकिन अभी समझ लीजिए कि उसने क्या किया था। एक कॉइल ली, कॉइल को उसने गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया और उसके पास था एक मैग्नेट। इन्हीं 3 चीज़ों से उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो सबसे पहले फैराडेज एक्सपेरिमेंट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और इसके नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट यूज्ड बाय फैराडे कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल। क्या थी उसके अंदर? एक कॉइल थी, जैसे ये रही कॉइल। कॉइल का इसने नाम दे दिया सी। ऑफ ए फ्यू टर्न्स ऑफ वायर, ये आपके पास कुछ टर्न्स आपको दे रखी हैं। ऑफ ए फ्यू टर्न्स ऑफ वायर ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, ये रहा गैल्वेनोमीटर आपके पास। एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लिया उसने, कैपिटल जी, इज इंड्यूस्ड इन द सीरीज विद द कॉइल, और एक मैग्नेट लिया है। मैग्नेट के बारे में इसने नहीं बताया, वो तो ऑब्वियस बात है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर आपके पास है तो मैग्नेट तो हो गई। उसके बाद फैराडेज ऑब्जर्वेशंस वर एज फॉलो। उसने कुछ काम किया, कुछ वर्किंग की और कुछ ऑब्जर्वेशन आपको दिए। अब वो ऑब्जर्वेशन कैसे दिया आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास 6 डायग्राम्स हैं, ABCDEF। उसने 6 काम किए हैं और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 6 ऑब्जर्वेशन दिए हैं। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में आपके पास क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पर, व्हेन द मैग्नेट इज स्टेशनरी। जब आपके पास मैग्नेट स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब क्या है? मैग्नेट इज नॉट मूविंग, मैग्नेट आपका मूव नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ है, देखो, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर एज शोन इन फिगर ए। 4.13 को आप छोड़ दो, 4.13 पे यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, आपने सिर्फ फिगर ABC ऐसे ध्यान देना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या है? व्हेन द मैग्नेट इज स्टेशनरी देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये आपके पास ए पार्ट है, ये देखो ए,
तो जब यहाँ पर मैग्नेट मूव नहीं कर रहा, मूव नहीं करना मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, मैग्नेट डू नॉट मूव, मैग्नेट आपका मूव नहीं कर रहा है यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर आपके पास कोई भी डिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। सेकंड, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट टूवर्ड्स द कॉइल, ध्यान से सुनो, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट टूवर्ड्स द कॉइल, ए करंट फ्लोज इन द कॉइल, एक करंट जो है आपका कॉइल के अंदर फ्लो करेगा, एज शोन इन फिगर बी। 4.13 को आपने नहीं देखना है, सिर्फ आपने देखना है एज शोन इन फिगर बी। एंड द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स राइट, जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन है वो कहाँ पर होगी, राइट साइड में होगी। तो हम अब क्या टारगेट हमारा इन 6 डायग्राम में से बी डायग्राम को देखना है और इस जो ऑब्जर्वेशन है उसको समझना है। अब यहाँ पर देखो, ये है मैग्नेट आपका, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मैग्नेट आपका मूव कर रहा है टूवर्ड्स द कॉइल, देखो यहाँ पर मूव टूवर्ड्स द कॉइल मूव कर रहा है ना। तो जैसे ही आप मैग्नेट को v वेलोसिटी के साथ, कोई भी वेलोसिटी, यहाँ पे रैंडम वेलोसिटी हम मान सकते हैं, इस वेलोसिटी के साथ कॉइल की तरफ मूव करोगे तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगी। देखो यहाँ पर ए में क्या था, 0 पर थी ना, देखो यहाँ पे 0 मीन्स नो डिफ्लेक्शन। अब डिफ्लेक्शन 0 नहीं है, मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है, नीडल है, वो 0 पे नहीं है, इसका मतलब डिफ्लेक्शन हुई है। और डिफ्लेक्शन कहाँ पर हुई है, टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट आपकी डिफ्लेक्शन हुई है। तो ये थी इसकी सेकंड ऑब्जर्वेशन फैराडेज की। अब बारी आती है थर्ड ऑब्जर्वेशन की। थर्ड ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो, इफ़ द मोशन ऑफ द मैग्नेट इज स्टॉप्ड, अगर हम मैग्नेट को स्टॉप कर देते हैं, इफ़ द मोशन ऑफ द मैग्नेट इज स्टॉप्ड, हमने मैग्नेट को रोक दिया, द गैल्वेनोमीटर अगेन शोज नो डिफ्लेक्शन एज इन फिगर सी, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, दोबारा से खत्म हो जाएगी। दस द करंट इन द कॉइल फ्लोज एज लॉन्ग एज मैग्नेट इज मूविंग। और यहाँ से हमें क्या बात पता लगी कि कॉइल के अंदर या फिर गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन सिर्फ तभी तक होगी जब तक आपका मैग्नेट मूव कर रहा है। जैसे आप उसे रोक दोगे डिफ्लेक्शन आपकी गायब हो जाएगी। तो देखो हम सी डायग्राम में देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, पहले मैग्नेट आपका दूर था, कॉइल से दूर था, फिर हमने क्या किया, उसे मूव करवाया टूवर्ड्स कॉइल, मैग्नेट को हमने मूव कराया टूवर्ड्स कॉइल। अब ये इसके पास आ गया। समझ में आ रहा है डायग्राम आपको? इस डायग्राम के अंदर सारी बातें समझने की आपको ध्यान से देखना है। अब जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो मैग्नेट है ना, ये आपका कॉइल के बिल्कुल सामने होना चाहिए। कुछ बच्चे मैग्नेट को ऊपर या नीचे बना देते हैं, तो ऊपर और नीचे बनाओगे तो उससे उसकी वर्किंग प्रॉपर नहीं होगी। तो कॉइल के बिल्कुल सामने, जैसे इस आपको सर्कल दिखाई दे रहा है ना, इस सर्कल के बिल्कुल सामने मैग्नेट आपका होना चाहिए। अब फर्स्ट केस ये था, सेकंड केस ये था, थर्ड केस क्या हो गया, दोबारा से मैग्नेट आपका स्टॉप हो गया, मैग्नेट आपका मूव नहीं कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 हो गई। और फिर से जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन आपके पास क्या हो गई है, वो फिर से वो 0 पर आ गई। देखो पहले 0 पर थी, क्यों 0 पर थी, क्योंकि मैग्नेट आपका मूव नहीं कर रहा था। दूसरे केस के अंदर डिफ्लेक्शन आपकी टूवर्ड्स राइट गई, क्यों गई, क्योंकि मैग्नेट आपका मूव कर रहा था, वेलोसिटी यहाँ पर कुछ ना कुछ है, 0 नहीं है। यहाँ पर आकर फिर से मैग्नेट की वेलोसिटी 0 हो गई है, और मैग्नेट की वेलोसिटी जैसे ही 0 हुई, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन आपकी 0 पर दोबारा से आ गई। ठीक है, अब बारी आती है फोर्थ केस की। फोर्थ केस आपके पास क्या है, इफ़ द मैग्नेट इज़ मूव्ड अवे। देखो हमने क्या किया है, मैग्नेट को एक बार पास लेकर चले गए, पहले एक बार 0 पे रखा, फिर पास लेकर गए, फिर वहाँ पे 0 पे रख दिया। अब क्या कर रहे हैं, उसको दोबारा बैकवर्ड मोशन उसको दे रहे हैं। इफ़ द मैग्नेट इज़ मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, if the magnet is moved away from the coil, the current flows in a direction opposite to that in the case of B। ठीक है, और इसीलिए जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। अपोजिट मीन्स पहले राइट साइड में थी, अब लेफ्ट साइड में चली जाएगी। तो देखो यहाँ पर फोर्थ केस, ये रहा हमारे पास डायग्राम में फोर्थ केस। तो फोर्थ केस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एरो आपका बैकवर्ड जा रहा है। इस एरो का बैकवर्ड जाने का मतलब क्या है, अब हमने मैग्नेट को अवे द कॉइल, अवे फ्रॉम द कॉइल, हम यहाँ पर इसको मूव कर रहे हैं, इधर लेकर जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगी। और डिफ्लेक्शन कहाँ पर हुई है, अपोजिट साइड में हुई है, मीन्स लेफ्ट साइड पे हुई है। तो मेन केस यहाँ पर आपके पास ये 4 ही थे। अब फिफ्थ और सिक्स केस में क्या हम देख लेते हैं यहाँ पर ध्यान से। फिफ्थ केस यहाँ पर, ये देखो आप ऊपर, आपने इस पेज का और जितने भी पेजेस हैं उन सबका स्क्रीनशॉट आपने लेना ही है। तो यहाँ पर आपके फोर्थ केस डिस्कस हो चुके हैं। अब बारी आ रही है आपका फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में आपके पास क्या है, इफ़ इंस्टेड ऑफ नॉर्थ पोल, अगर हम नॉर्थ पोल की बजाय साउथ पोल के साथ अगर ये काम करते हैं, यानी कि A B C D में जो काम हमने नॉर्थ पोल के साथ किया है,
नॉर्थ पोल था ना कॉइल के पास, तो अगर ये काम हम साउथ पोल के साथ करते तो सारा का सारा केस क्या होता, रिवर्स हो जाता। इफ़ इंस्टेड ऑफ नॉर्थ पोल द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ईदर ब्रॉट टूवर्ड्स द कॉइल शोन बाय द फुल एरो, अभी दिखा दूंगा मैं, देखो ये रहे फुल एरो, ये आपके फुल एरो है, ये आपके पास डॉटेड एरो है, फुल एरो, और मूव अवे फ्रॉम द कॉइल शोन बाय डॉटेड एरो, ये रहे आपके पास डॉटेड एरो, यानी जो फुल एरो है ये फॉरवर्ड को शो कर रहा है, डॉटेड एरो आपका बैकवर्ड को शो कर रहा है जब हमने नॉर्थ पोल को प्लेस कर दिया है इंस्टेड ऑफ साउथ पोल को प्लेस कर दिया इंस्टेड ऑफ नॉर्थ पोल। तो क्या हुआ, डायरेक्शन केसेस रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि बी केस में क्या था, राइट था ना, अब फुल एरोज के साथ क्या होगा, फुल एरो जो है हमारा लेफ्ट साइड चला गया, और डॉटेड एरो के साथ क्या होगा, हमारा गैल्वेनोमीटर का भी डॉटेड एरो आएगा। तो यहाँ पर जैसे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अगर ध्यान से देखो तो जो ये वाला केस है ये डॉटेड के लिए है, यानी कि राइट जो केस है वो डॉटेड के लिए है, और जो ये लेफ्ट केस है ये फुल एरो के लिए है, ठीक है। तो और मूव अवे फ्रॉम द कॉइल शोन बाय द डॉटेड एरो, the direction of induced current in the two cases are opposite to those shown in figure B and D, यानी फिगर 4.13 को छोड़ के बस आपने ये ध्यान रखना है कि अगर हम साउथ पोल के साथ ही काम करते हैं तो साउथ पोल के केस में क्या होगा, डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन जो हमें गैल्वेनोमीटर रिप्रेजेंट करता है उसकी डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है। यही था इसके अंदर और कुछ नहीं था। अब 6 केस में आपके पास पॉइंट क्या है, 6 केस में पॉइंट आपके पास ये है, इफ़ इन केस द मैग्नेट इज़ मूव्ड फास्टर, अगर आपके मैग्नेट की जो वेलोसिटी अगर आप उसको इंक्रीज़ कर देते हो तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो भी आपकी इंक्रीज़ कर जाएगी। इन केस द मैग्नेट इज़ मूव्ड फास्टर विद वेलोसिटी वी डैश इंस्टेड ऑफ वी, यानी देखो बी के अंदर हमने किससे मूव किया था, वी से मूव किया था, लेकिन हम बात यहाँ पर ये कर रहे हैं कि अगर हम उसे ग्रेटर वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, वी डैश को हमने ग्रेटर बना दिया, मीन्स यहाँ पर जो वी डैश है, वी डैश इज़ ग्रेटर देन वी, ईदर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेज, जो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी इंक्रीज़ कर जाएगी। देखो यहाँ पर ध्यान से इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना, यहाँ पर वी डैश है और यहाँ पर वी है, और हमने यहाँ पर केस ये ले लिया है कि वी डैश इज़ ग्रेटर देन वी, तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। अब वो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पर ये है कि जैसे देखो यहाँ पर डिफ्लेक्शन है वो इसके कंपैरिजन में कम नज़र आएगी। अगर आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, सपोज करो ये आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, ये 0 रीडिंग, ये 1, ये और ये 2, ये 3, तो अगर v वेलोसिटी के साथ आपके पास रीडिंग 1 आ रही है विद v वेलोसिटी, तो v डैश के साथ आपके पास जो रीडिंग आएगी वो 2 की आएगी विद वेलोसिटी v डैश, ठीक है। विद वेलोसिटी v डैश आपके पास क्या आएगी, रीडिंग v 2 आएगी या 3 आएगी, क्योंकि आपने वेलोसिटी को इंक्रीज़ करा है ना, तो इसीलिए जो डिफ्लेक्शन है वो भी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, और डिफ्लेक्शन इंक्रीज़ होगी तो यानी कि v1 से ज़्यादा होनी चाहिए एक तरह से, ठीक है। क्लियर होगी बात आपको यहाँ पर। तो नॉर्मली ये आपके पास जैसे 9th क्लास में था, रदरफोर्ड मॉडल था, बिल्कुल वैसे ही आपके पास यहाँ पर है। एक सेटअप आपने समझना है और उस सेटअप की आपने 6 to 7 ऑब्जर्वेशन आपने समझनी है। 7th ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या है, एग्जैक्टली सिमिलर ऑब्जर्वेशंस आर मेड इफ़ द मैग्नेट इज स्टेशनरी एंड कॉइल इज मूव टूवर्ड्स ईदर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द मैग्नेट, यानी कि यहाँ पर 6 कंडीशन जो थी, 6 कंडीशन में हमने क्या किया था, मैग्नेट को मूव कर रहे थे। तो 7th कंडीशन में इसने ये बता दिया कि अगर आप मैग्नेट को स्टेबल रखते हो और कॉइल को मूव करते हो तब भी आपको यही ऑब्जर्वेशन मिलने वाली है। तो ये था आपके पास सारा का सारा कंप्लीट, ये आपके पास था सारा का सारा कंप्लीट फैराडेज एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आप इसका भी नोट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं। तो ये 6 डायग्राम आपके पास हैं, 6 के बाद 6 डायग्राम के 7th आपके पास पॉइंट हैं, और ये 7 के 7 पॉइंट क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन के हैं, ठीक है। अब बारी आती है इसके बाद इसके कंक्लूज़न की। रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन के बाद हमें कंक्लूज़न क्या दिए हैं, तो कंक्लूज़न उसने हमें दिए हैं सिर्फ और सिर्फ 3। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या है, द गैल्वेनोमीटर, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसके नोट्स प्रिपेयर करो। कंप्लीट पेज के स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप और इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो।
स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसको जूम कर सकते हो अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ धीरे धीरे, एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि वो सोचते हैं कि जो फ़ॉन्ट है, जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, तो आप ऐसा कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके उसको जूम कर सकते हो। तो फर्स्ट कंक्लूजन आपके पास है, द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? करंट। करंट मीन्स इंड्यूस करंट, एंड इंड्यूस करंट फ्लोज इन द कॉयल। ये इसके पैरे का पार्ट है, यानी कि डिफ्लेक्शन की एक्सप्लेन कर दिया है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या शो करता है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ये शो करता है कि करंट फ्लो कर रहा है, करंट प्रोड्यूस हो चुका है। करंट प्रोड्यूस हुआ है इसीलिए उसको इंड्यूस करंट बोलते हैं। ओनली व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉयल एंड द मैग्नेट। फर्स्ट कंक्लूजन रदरफोर्ड ने आपका ये बना दिया, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन क्या बनाया इसने? द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज रिवर्स्ड if the direction of the relative motion between the coil and the magnet is reversed। ठीक है, ये पॉइंट आपको कैसे समझ में आएगा? ये पॉइंट आपको समझ में आएगा बी और डी डायग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बी डायग्राम है। बी डायग्राम में हमने क्या किया, नॉर्थ पोल को लेकर गए हैं कॉइल के पास, तो जो डिफ्लेक्शन है वो राइट साइड में है, और जैसे ही हमने मोशन रिवर्स करा मैग्नेट का, अवे किया, यहाँ पे क्या है, टूवर्ड्स द कॉइल है और यहाँ पर अवे फ्रॉम द कॉइल है, तो जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में वो भी क्या हुई है, रिवर्स हो गई है। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझनी चाहिए सेकंड कंक्लूजन के अंदर। अब थर्ड पॉइंट क्या आपके पास? थर्ड पॉइंट आपके पास है, द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेज इफ द मैग्नेट एंड द कॉइल आर रैपिडली मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यदि अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज करते हो तो जो डिफ्लेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी आपके पास, इंक्रीज़ कर जाएगी। और डिफ्लेक्शन इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है, करंट आपका ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ करेगा, मूव करेगा, इंड्यूस हो जाएगा। अब बारी आती है, ये कंक्लूजन पार्ट भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन में आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, इन्होंने बुकिश वर्डिंग है तो यहाँ पर जो ज़्यादा आ चुका है, इतना ज़्यादा नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ जो डार्क लाइन्स है वो आपने लिखनी है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के एक्सप्लेनेशन के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है कि व्हेन द मैग्नेट एंड द कॉइल आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी कि फर्स्ट पॉइंट में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, और ऐसा क्या कारण है कि करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट में हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कि करंट प्रोड्यूस क्यों नहीं हुआ। और करंट प्रोड्यूस कब नहीं होता? जब रिलेटिव मोशन नहीं होता, यानी कि जो मैग्नेट है वो आपका कहाँ पर था, वेलोसिटी ज़ीरो थी, यानी कि मैग्नेट आपका मूव नहीं कर रहा था। तो ध्यान से समझो, व्हेन द मैग्नेट एंड द कॉइल सी आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपकी आ गई है कि द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स रिमेन कॉन्स्टेंट। It is due to this reason that galvanometer G shows no deflection। समझ में आया आपको? यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जो रीज़न है इंड्यूस करंट का, रीज़न बिहाइंड इंड्यूस करंट इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और यू कैन से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, समझ रहे आपको बात? यहाँ पे ये बात समझो, जो इंड्यूस करंट का रीज़न है वो आपका रीज़न है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, और अगर वो चेंज नहीं होगा तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। और इसमें ये पॉइंट और नोट करना है कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स भी करंट को प्रोड्यूस नहीं करता। कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल डज नॉट इंड्यूस करंट इन इट। मीन्स जो मेन पॉइंट है, मेन रीज़न है बिहाइंड इंड्यूस करंट का, वो क्या आपके पास, मैग्नेटिक फ्लक्स, और यू कैन से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस अगर कांस्टेंट भी हो जाएंगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स अगर आपका कांस्टेंट भी हो जाएगा, तब भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो बी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, वेन एवर देर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉयल एंड द मैग्नेट, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉयल चेंजेस। यहाँ पर आपको ये बताया है कि जब रिलेटिव मोशन होता है कॉयल और मैग्नेट के बीच में, तब क्या होता है, तब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स और यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी चेंज होती हैं, और उसी चेंज की वजह से आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होता है, और उसी वजह से करंट आपका प्रोड्यूस होता है। देखो जैसे यहाँ पर आपको ये एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर आपके पास देखो, इस केस में क्या है, इस केस में आपके पास जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, जो नंबर ऑफ़ कॉइल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है,
तो हमने क्या किया, इसमें एक कॉइल को ले लिया, सिर्फ एक कॉइल को, और एक कॉइल के साथ अपने इस रिज़ल्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश किया। तो देखो यहाँ पर आ गया आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉइल, यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉइल है, और हमने यहाँ पर ये लगा दिया गैल्वेनोमीटर। ये है मैग्नेट। अब मैग्नेट के साथ क्या जुड़ी हुई हैं, मैग्नेट के साथ जुड़ी हुई हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यहाँ पर ये कट कर रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपने ये वाला पॉइंट यहाँ पर भी मेंशन नहीं करना, ना ही वो यहाँ पर समझना है। सिर्फ और सिर्फ आपने ये बात देखनी है कि मैग्नेट के साथ क्या एसोसिएट होता है, मैग्नेट के साथ एसोसिएटेड है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और जैसे ही मैग्नेट को आप पास लेकर जाते हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कॉइल के अंदर आ जाती हैं। जैसे इस डायग्राम में आगे देखो, जैसे मैं मैग्नेट को कॉइल के पास लेके गया तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ चली गई, मेरे कॉइल के अंदर चली गई। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, इन्हीं को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती रहनी चाहिए टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। अगर ये कांस्टेंट है तब भी प्रोड्यूस नहीं होगा, और अगर नहीं है तब तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो करंट के प्रोडक्शन के लिए क्या ज़रूरी है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जरूरी है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखते हैं हम सेकंड पॉइंट को। तो ये आपका जो बी पॉइंट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। रिलेटिव मोशन के समय क्या होता है, रिलेटिव मोशन के समय आपके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो चेंज होती हैं, और चेंज होने की वजह से ही आपका करंट प्रोड्यूस होता है कॉइल के अंदर। सेकंड पॉइंट, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन between the magnet and the coil is reversed, instead of bringing the magnet and the coil towards each other, if they are taken away from each other, the direction of deflection is also reversed. It is due to the reason that when we bring the magnet and the coil closer to each other, magnetic flux linked with it increases, whereas when these are moved away from each other, the magnetic flux लिंक्ड विद इट डिक्रीजेज। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। जैसे इस डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ही हम मैग्नेट को पास लेकर जाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है, डिफ्लेक्शन आपका एक डायरेक्शन में है। और जैसे ही आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स को मैग्नेट को हम अवे करते हैं टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द कॉयल, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर जाता है, और इसी वजह से जो कॉयल की जो डिफ्लेक्शन है वो भी आपकी रिवर्स डायरेक्शन में चली जाती है। तो इसका मतलब क्या है, जो सेकंड पॉइंट हमारे पास है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये बॉक्स वाली लाइन है। इस बॉक्स वाली लाइन को ध्यान से देखो। इट इज़ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉयल एंड नॉट इट्स मियर प्रेजेंस दैट इंड्यूस करंट इन द कॉयल। सारे पार्ट का जो मेन कंक्लूजन है वो यही है कि करंट प्रोडक्शन के लिए या इंड्यूस करंट के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ साथ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स भी होना चाहिए। सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। क्या होना चाहिए, वो चेंजेबल होना चाहिए, चेंज होते रहना चाहिए। और वो चेंज कब होगा, वो चेंज तभी होगा जब वो रिलेटिव मोशन में होगा, यानी कि मैग्नेट और कॉइल का आपस में रिलेटिव मोशन में होना बहुत ज़रूरी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम मैग्नेट को स्टेबल कर रहे हैं, कॉइल को मूव कर रहे हैं, या कॉइल को स्टेबल रख रहे हैं, मैग्नेट को मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इंड्यूस करंट के लिए रिलेटिव मोशन होना बहुत ज़रूरी है बिटवीन कॉइल एंड द मैग्नेट, क्यों होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ही इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। थर्ड पॉइंट की कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, इस जितनी भी कहानी दे रखी है सिर्फ और सिर्फ ये बॉक्स की 2 लाइनें देख लीजिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉयल। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉयल। और यहाँ पर एट लास्ट आपके पास ये कंक्लूजन आ रहा है, देखो ध्यान से, जब हमने मैग्नेट को मूव किया तो मैग्नेटिक को मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। तो इस केस में हो क्या रहा है, फैराडेज के एक्सपेरिमेंट में हमने मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस की है। मैकेनिकल एनर्जी के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जुड़ा है, वो बात अलग है, लेकिन ओवरऑल हुआ क्या है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हुई है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हो, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ मैकेनिकल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर होगी बात है। और लास्ट में आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है, द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट को आप समझ चुके हो क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसलिए थोड़ा सा इसकी ब्रीफ में डेफिनेशन देख लो, दैट इज
बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ओवरऑल होता क्या है, मैकेनिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो ये था आपके पास फैराडेज एक्सपेरिमेंट। इसी फैराडेज एक्सपेरिमेंट को फैराडेज ने अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में एक अलग तरीके से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उस केस में इसने क्या किया है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट के अंदर, फैराडेज सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उसने प्रॉपर मैग्नेट ना लेकर उसने एक कॉइल ली जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। यानी कि इसने दो कॉइल ली हैं। एक कॉइल ली है आपके पास, जो हमारे पास कॉइल थी एज इट इज़, यहाँ पर देखो फैराडेज फर्स्ट, एक कॉइल तो इसने बिल्कुल ऐसे ली है विद गैल्वेनोमीटर। और सेकंड कॉइल इसने कैसे ली है, सेकंड कॉइल इसने ली है विद करंट। यानी कि इसने कॉइल ली और उसमें से करंट को प्रोड्यूस किया। करंट को प्रोड्यूस करने से क्या होगा, ये वाली जो सेकंड कॉइल है यानी कि सी डैश जो कॉइल है, सी डैश कॉइल, ये बिहेव करेगी आपकी एज ए मैग्नेट। सी कॉइल आपकी क्या करेगी, बिहेव करेगी एज ए मैग्नेट। और इसका वही इम्पैक्ट होगा जो हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में स्टडी किया था। तो इसको बिल्कुल ब्रीफ में समझते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में। यहाँ पर आप 4.15 मत करना इसे, इसे फिगर ए ही मानना इसे भी आप। इन फिगर ए द परमानेंट मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय सेकेंडरी कॉइल सी डैश। ठीक है, तो हमने फैराडेज ने क्या किया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट के अंदर जो परमानेंट मैग्नेट था नॉर्थ और साउथ पोल वाला, उसे उसने से कॉइल से चेंज कर दिया। और वो कॉइल का नाम क्या दिया इसने, सी डैश दिया। कनेक्टेड टू ए बैटरी, बैटरी से उसे कनेक्ट कर दिया। बैटरी से क्यों कनेक्ट किया, ताकि करंट पास हो, और करंट पास होगा तो वो बिहेव करेगी एज ए मैग्नेट। द करंट इन सी डैश प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर। इफ सी डैश इज मूव्ड towards or away from the coil C with velocity v, it results in a change in magnetic flux in C. This results in an induced potential difference, PD का मतलब यहाँ पर क्या, potential difference, and hence a current in coil C. और इसी वजह से क्या होगा, coil C के अंदर करंट आपका प्रोड्यूस होगा। The direction of induced current is opposite in the two cases as shown given by the direction of galvanometer shown by deflection in the galvanometer। ठीक है, इन फिगर बी, ये आपके पास है, फिगर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी में इसने क्या किया है, ए स्विच एस इज एडिड इन द सर्किट कंटेनिंग कॉइल सी डैश। ए करंट इज ऑब्जर्व इन सी व्हेन द स्विच इज क्लोज और ओपन। ठीक है, दिस इज बिकॉज द चेंजिंग करंट इन कॉइल सी डैश रिजल्ट्स इन चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन सी। वंस अगेन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सी is opposite in the two cases, that is one when the switch is closed and the other when switch is open, as indicated by the deflection in the galvanometer। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये इसके डायग्राम्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अब इसको समअप कर देते हैं लास्ट में। फैराडेज एक्सपेरिमेंट में फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये दो लॉ आपके पास दिए हुए हैं। व्हेनेवर, फर्स्ट लॉ इज व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल एंड इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड। ये आपको समझ में आ चुका है, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा विद ए कॉइल, इंड्यूस करंट आपका प्रोड्यूस होगा ही होगा। This induced potential difference lasts so long as there is change in magnetic flux linked with the coil। और जो वो करंट है वो सिर्फ तब तक रहेगा जब तक आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर वो चेंज होना बंद हो जाएगा तो आपका करंट भी ज़ीरो हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस करना बंद कर जाएगा हो जाएगा, और गैल्वेनोमीटर आपकी ज़ीरो डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। The magnitude of induced current is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil। ये इसका सेकंड पार्ट आपके पास है, सेकंड लॉ आपके पास है कि करंट की जो स्पीड है या करंट की जो अमाउंट है वो हम मोशन से, रिलेटिव मोशन से या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये पार्ट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला पार्ट आपका एक तरह से फैराडेज एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिनिश हो गया है। अब हमने यहाँ पर क्या सीखा है, हमने यहाँ पर ये सीखा है कि वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के बाद हमें आगे समझनी होती हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपके पास जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपके पास आता है, एक आता है एसी करंट और एक आपके पास आता है डीसी करंट। एसी करंट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।